कहानी का ये 29वां भाग देखने से पहले इसके पहले सभी भाग अवश्य देखें। मुग्धा और कबीर आज कोलार से वापस लौट रहे थे। एयरपोर्ट से उन्हें अलग अलग फ्लाइट लेनी थी। मुग्धा को अपने घर मून पैलेस लौटना था और कबीर को वापस अपने कार्य स्थल पर लौटना था। मुग्धा का समय बहुत अच्छा कटा था। कबीर के माँ बाप का रहन सहन भी उनके मन की तरह सीधा साधा था। कबीर की आई ने अपने हाथों से उसके लिए बहुत सारी चीजें बनाकर दी थी और नानी ने एक सुंदर सा गहना दिया था। वो लोग सामान पैक करने के बाद अरिजीत से मिलने के लिए चले आए। अरिजीत उन्हीं का इंतजार कर रहा था। पवन से कॉफी बनाने को कहकर वो सब लोग एक साथ बैठ गए। अभी 5-10 मिनट ही हुए थे कि डॉक्टर कुणाल धारा का हाथ थामकर उनके पास आ गया। अरिजीत और मुग्धा चौंक गए। लीजिए, आपकी अमानत आपको लौटाने आया हूँ। कुणाल आगे बढ़ आया। अरिजीत हाथ पर सा खड़ा हुआ था। कबीर और मुग्धा भी चौंक गए। धारा की सूरत देखकर लग रहा था कि वो बहुत रोई है। अरिजीत एकटक उसे देख रहा था, लेकिन धारा किसी से नजर नहीं मिला रही थी। सबसे पहले कबीर समझा और उसके चेहरे पर बहुत अच्छी सी मुस्कुराहट आ गई। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई और अब उसे ये लग रहा था कि अरिजीत की टूटी बिखरी जिंदगी अब संवर जाएगी। मुग्धा और अरिजीत एकदम भौचक्के से खड़े थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। दोनों मुंह भाई कुणाल और सिर झुकाए खड़ी धारा को देख रहे थे। कुणाल सर, आप क्या कह रहे हैं? अभी तक सकते में खड़ा अरिजीत आगे बढ़ा। धारा और आपकी शादी होने वाली है। आप सब ये क्या बोले जा रहे हैं? हाँ हाँ, इतने तनाव में भी कुणाल को हंसी आ गई। वो हंसते हुए बोला, आप दोनों बिल्कुल एक जैसे हो। दिल के चाहे टुकड़े टुकड़े हो जाएं, लेकिन सही गलत जरूर देखना है। आप ऐसी बातें मत करिए। मैं वास्तव में धारा के लायक नहीं हूँ। आप बहुत अच्छे इंसान हैं और धारा तो वैसे भी बेस्ट मैच डिजर्व करती है। वो भीगी हुई आवाज में बोला। धारा अभी तक सारी बातें सर झुकाए सुन रही थी। अचानक पास खड़े सारे लोगों को हाथ पर करते हुए वो तेज कदमों से बाहर निकल गई। धारा, कुणाल ने आवाज दी, लेकिन उसने अनसुनी कर दी। बहुत मुश्किल से उसे यहाँ तक लाया हूँ। अब आप ही उसे संभालिए। उसने अरिजीत की तरफ देखकर कहा। कुणाल सर, आप प्लीज समझने की कोशिश करिए। धारा बहुत सीधी सरल लड़की है। वो आपसे कह नहीं सकी होगी, लेकिन ये सब मत करिए। धारा के लिए आप ही सबसे ज्यादा योग्य हैं। आपने धारा के लिए कितना कुछ किया है। कुणाल, धारा आप जैसे इंसान के लिए बनी है। इतने दिनों में मैं धारा को अच्छी तरह समझ गया हूँ। बिना आत्मा की धारा को लेकर मैं क्या करूँगा? अगर वो मेरे साथ आ भी गई तो भी आपको चाहती रहेगी। मेरे साथ होने पर भी मन से वो मेरे पास नहीं होगी। मुक्ता ने घबरा कर कहा। आप लोग बातें ही करते रहेंगे। धारा की पता नहीं कहाँ चली गई। कबीर, चलिए हम लोग देखते हैं कि वो कहाँ निकल गई। आप रहने दीजिए मुग्धा जी। जिसे जाना चाहिए उसे जाने दीजिए। कुणाल ने होठों पर दर्द भरी मुस्कान लिए हुए कहा। मुग्धा ने अरिजीत की तरफ देखा तो वो 2 पल झिझकता हुआ खड़ा रहा, फिर दृढ़ कदमों से बाहर की तरफ बढ़ गया। मुग्धा खुशी के मारे कबीर के गले लग गई। फिर कबीर ने आगे बढ़कर कुणाल के हाथ थाम लिए। आपने जो किया है वो बहुत बड़ी बात है। आप जैसा इंसान होना बहुत मुश्किल है। वो आदर भरे अंदाज में बोला। सच में आपने अपनी खुशियों की परवाह करे बगैर दूसरों के बारे में सोचा। मुग्धा की आंखें गीली हो गई। वो बोली, आपका ये एहसान हमेशा याद रहेगा। कुणाल भरे गले से बोला, मैंने कोई एहसान नहीं किया है। मैं तो बस धारा को खुश देखना चाहता हूँ और उसकी खुशी आपके भाई के साथ है। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि धारा के दिल को कोई ठेस ना पहुंचे। अगर उसे कोई परेशानी हुई तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। कबीर ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा। डॉक्टर कुणाल, आप इत्मीनान रखिए। अरिजीत के होते हुए उसे कोई भी तकलीफ नहीं होगी। वो उसके लिए कुछ भी करेगा। चलता हूँ, अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं है। कुणाल ने रुंधी हुई आवाज में कहा और उन्हें कुछ बोलने का अवसर दिए बिना तेज कदमों से अपनी कार की तरफ बढ़ गया। मुग्धा और कबीर चाहकर भी उसे रोक नहीं सके। वो उसके मन की हालत अच्छी तरह समझ रहे थे।
कुणाल ने आज जो किया था उसकी किसी भी चीज से तुलना नहीं की जा सकती थी। वो तो धारा को टूटकर चाहता था। अपनी मोहब्बत के सामने दूसरे के बारे में कौन सोचता है। उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर धारा और अरिजीत की खुशी के बारे में सोचा। ये बहुत बड़ी बात थी। कुणाल कार स्टार्ट कर वहां से निकल तो आया, लेकिन उसे लग रहा था कि वो अपना दिल वहीं छोड़ आया है। लग रहा था कि वो एक हारा हुआ इंसान है जो अपना सब कुछ गंवा बैठा हो। दिल में दर्द हो रहा था और आंखें लगातार बह रही थी। धुंधलाई दृष्टि से वो कार ड्राइव करता रहा। हॉस्पिटल के पास पहुंचकर उसे अपनी हालत का होश आया। उसने अपनी आंखें पोंछी तो आंसू दुगनी गति से बहने लगे। स्टेयरिंग पर सिर टिकाकर वो फूट फूट कर रो दिया। अपने खुशियाँ वो अपने हाथ से स्वाहा कर आया था। धारा, काश तुमने मुझसे प्यार किया होता जितना मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुम भी मुझे चाहती होती। मैं क्या करूँ, मेरा दिल दर्द से तड़प रहा है, लेकिन मैं तुम्हें भी तो दर्द में नहीं देख सकता। ये जानते हुए कि तुम्हारी खुशी अरिजीत के साथ है, मैं कैसे तुम्हें रोक सकता हूँ। अपने चेहरे को बेदर्दी से रगड़ता हुआ वो बाहर निकला। धारा की बहुत बार सुनी सिसकियां उसके कानों में गूंजने लगी। अब तुम्हारे होठों पर कभी सिसकी की आवाज सुनाई न दे, तुम्हारी आंखों में कभी आंसू की नमी न आए। भगवान करे तुम हमेशा हंसती मुस्कुराती रहो धारा। थके हुए कदमों से वो कार से बाहर निकला और अपने रूम की तरफ बढ़ गया। सर, कुछ एमआर आपसे मिलने आए हैं, रिसेप्शनिस्ट ने उसे देखते ही कहा। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, डे ड्यूटी पर डॉक्टर दयानंद है, उनसे बोल दो मैं अपने रूम में हूँ, डोंट डिस्टर्ब मी। कहकर अंदर जाकर उसने दरवाजा बंद कर लिया और कटे पेड़ की तरह अपने बेड पर ढह गया और फूट फूट कर रो पड़ा। धारा ज्यादा दूर तक नहीं जा सकी थी। उसका दिल बहुत अजीब हो रहा था। अरिजीत से मिलने की खुशी महसूस ही नहीं हो रही थी। इस समय उसका दिल उसे मलामत कर रहा था। कुणाल को छोड़ देने का ख्याल ही उसके दिल को टुकड़ों में बांटने के लिए काफी था। उसे अपने आप पर शर्म आ रही थी। कितने भले इंसान है कुणाल, और उसने क्या किया उनके साथ। उनके पेरेंट्स शुभी काकी और विकास काकू सब क्या सोचेंगे मेरे बारे में। माँ कितना प्यार करती है उसे। क्या बिगड़ जाता जो वो थोड़ा सा खुश रह लेती। धीरे धीरे तो वो अपने मन को समझा लेती। भूलने की कोशिश करती तो भूल ही जाती। क्या जरूरत थी उसे अरिजीत के कॉटेज की तरफ जाने की। ये उसने क्या कर डाला, सब कुछ बिगाड़ दिया। उसकी सिसकियां तेज हो गई। धारा, पीछे से अरिजीत की आवाज आई। उसने घूम कर देखा। अरिजीत की नजर उसके आंसू से भीगे चेहरे पर पड़ी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, आंखें आंसू से लाल हो रही थी। अरिजीत की आंखें खुद भी गीली थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में आंसू भरे हुए थे। मुझे माफ कर दो धारा, मैं बिना बात तुम्हारी परेशानी की वजह बन गया। वो दर्द भरे स्वर में बोला। आपकी क्या गलती है, कहकर वो रो पड़ी। तुम्हारी जिंदगी में मैं हमेशा आंसू ले आता हूँ। दिल से तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, लेकिन सब उलट पुलट हो जाता है। धारा बोली। मैं ही अपने दिल पर काबू नहीं रख पाई, आपको फिर परेशानी में डाल दिया। अरिजीत दुखी स्वर में बोला। कैसी बातें कर रही हो धारा, तुम दूर चली गई थी तो जीने की इच्छा ही नहीं रही। नहीं रख पाया जाकर भी तुम्हें सुखी, हमेशा तुम्हारे दुखों की वजह बन गया। धारा के आंसुओं का बांध टूट गया। नहीं नहीं, मैं ही आपको भुला नहीं सकी। बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं कर पाई। कहकर उसकी सिसकियां तेज हो गई तो अरिजीत बोला। नहीं धारा, प्लीज रो मत, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। अरिजीत ने आगे बढ़कर उसके आंसू पोंछने चाहे। धारा पीछे हटने की कोशिश में लड़खड़ा गई। अनायास ही अरिजीत ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने गले से लगा लिया। धारा को अपने गले से लिपटा देखकर एक अनोखा सुकून उसके दिल में उतर आया। धारा भी वैसे ही उसकी बाहों में छिपी रही। तुम्हारी यादों ने ही मुझे जिंदा रखा। कई बार सोचता था कि क्या है मेरी जिंदगी में, किसके लिए मैं जी रहा हूँ। वो धीरे धीरे बोल रहा था। धारा चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। सोचा नहीं था कि फिर तुम्हें कभी देख भी पाऊंगा।
फिर भी दिल में एक उम्मीद सी थी कि क्या पता ईश्वर को मुझ पर रहम आ जाए और तुम फिर से मेरे सामने आ जाओ। फिर वो वहीं पास में ही एक पेड़ के नीचे बेंच पर बैठ गए। पता नहीं कितनी देर तक वो लोग यूं ही बैठे रहे। कभी बातें शुरू करते थे और कभी खामोशी में एक दूसरे का सामीप्य महसूस करते रहे। धारा, भानु कैसा है? मुझे याद तो करता है या भूल गया? बहुत याद करता है। आपके एक्सेंट के बारे में सुनकर उसे बहुत बुरा लगा था। धारा ने कहा तो अरिजीत बोला, मैं भी उसे बहुत याद करता हूँ। उसकी भोली भाली बातें अभी तक याद आती हैं। वो भीगी आंखें लिए मुस्कुरा दिया। बहुत समय हो गया, मुझे हॉस्पिटल जाना है। धारा ने अलग हटते हुए कहा तो अरिजीत बोला, हाँ, मुग्धा और कबीर भी मुंबई के लिए निकलेंगे। उनको सी ऑफ नहीं करोगी? अरिजीत ने उसके झुके हुए चेहरे की तरफ देखा तो वो बोली, पता नहीं, अब मुझे बहुत संकोच लग रहा है। कैसे सामना करूंगी सबका? वो फिर परेशान होने लगी। धारा, मैं हूं तुम्हारे साथ, अब कभी परेशान मत होना। वो उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर बोला, मैं हॉस्पिटल जाना चाहती हूँ। कुणाल पता नहीं कैसे होंगे, उनको ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकती। वो बेचैन होकर बोली तो अरिजीत बोला, ठीक है चलो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ देता हूँ। वो उठ खड़ा हुआ तो धारा बोली, लेकिन आपको तो मुक्ता के पास जाना था। अरिजीत ने जवाब दिया, अभी थोड़ा समय है, तुम्हें हॉस्पिटल पहुंचाकर मैं घर चला जाऊंगा। अरिजीत उसे हॉस्पिटल की गेट तक पहुंचाकर चला गया। वह उन दोनों के बीच किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था। कुणाल और धारा को स्वयं बात करनी होगी। वहां से वो जल्दी लौट आया क्योंकि उसे कबीर और मुग्धा को भी विदा करना था। धारा हॉस्पिटल में पहुंचकर सीधे कुणाल की रूम की तरफ चली आई। हल्के से दस्तक देकर वो अंदर घुसी, लेकिन कुणाल कमरे में नहीं था। उसका कमरा खाली पड़ा था। कहाँ चले गए आखिर वो? रिसेप्शन पर पूछने पर पता चला कि किसी अत्यावश्यक काम की वजह से डॉक्टर कुणाल को अचानक मुंबई जाना पड़ गया। धारा ने उसके फोन पर कॉल लगाई तो फोन स्विच ऑफ आ रहा था। घर पर फोन करने का मतलब था कि उन लोगों को परेशान करना। इसीलिए उसने सोचा कि थोड़ी देर बाद फिर कुणाल को फोन करके देखेगी। दिल ही दिल में कुणाल की सलामती की प्रार्थना करते हुए वो अपने काम में लग गई, लेकिन उसके बेचैन दिल को कहीं भी चैन नहीं मिल रहा था। दारा सुबह से कितनी बार फोन मिला चुकी थी, लेकिन कुणाल का फोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। परेशान होकर उसने घर पर फोन मिला लिया। कुणाल के बारे में ना पूछकर वो यूं ही बात करने लगी। कुणाल की माँ बिल्कुल सामान्य भाव से बात कर रही थी। पता चला कि कुणाल मुंबई तो पहुंच गया है, लेकिन अभी तक घर नहीं लौटा था। वो अपने किसी काम में व्यस्त था। पता नहीं कैसा लड़का है, पहले सुबह सुबह हॉस्पिटल के लिए निकल गया कि जरूरी काम है, और अब केवल फोन करके बता दिया कि यहीं हूँ, कुछ बहुत जरूरी काम है, शाम को ही आ पाऊंगा। उसकी माँ ने शिकायत भरे स्वर में कहा, भला ऐसा क्या काम आ पड़ा जो खाने पीने का भी होश नहीं है? तुम जरा समझाना बेटी। उनकी बात सुनकर धारा की आंखें नम हो गई। उसी की वजह से कुणाल का ये हाल हुआ है। धारा के बिना बात के ड्रामे में सबसे ज्यादा नुकसान तो वही उठा रहा है। फोन काट कर वो अभी मुड़ी ही थी कि मैसेज के बीप से वापस मुड़ गई। उसने जल्दी से फोन उठाकर चेक किया तो मुग्धा का मैसेज था। वो लोग निकल गए थे। मुग्धा मैसेज कर यही बात बता रही थी। धारा ने सोचा था कि कुणाल का मैसेज होगा। उसे किनाल की बहुत चिंता हो रही थी। अभी जैसी उसकी मनस्थिति है, उसमें उसे अकेला छोड़ना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन अकेला तो वो हो गया है। कुणाल कोलाड से चला तो आया, लेकिन हर घड़ी उसे ऐसा ही लग रहा था कि जैसे उसकी कोई कीमती चीज खो गई है। वह अपने को नॉर्मल दिखाने के लिए घर में बहुत कम रुका था, लेकिन फिर भी वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। उसने धारा को तो उसकी खुशी सौंप दी थी, लेकिन खुद उसकी खुशी कहीं खो गई थी। हॉस्पिटल में उसने फोन पर कह दिया था कि काम की वजह से उसे 2-3 दिन मुंबई में रहना पड़ेगा और इस बीच हॉस्पिटल सुचारू रूप से चलता रहना चाहिए। वो चुपचाप अपने किसी काम में लगा था। अपना काम उसे शीघ्र, अति शीघ्र निपटा लेना था। उसने अपने घर वालों को भी किसी बात की भनक नहीं लगने दी थी।
क्योंकि वो लोग कभी भी इस बात के लिए तैयार नहीं होते। क्या हुआ? हर समय अपने कमरे में घुसा बैठा रहता है, क्या काम कर रहा है? उसकी माँ हाथ में फलों की प्लेट लेकर आई और उसके सामने रख दी। आओ माँ, क्या करूँ, काम में तो बहुत है। कुणाल ने जल्दी से अपने हाथ में पकड़े हुए पेपर्स पलट कर रख दिए। जितना काम है अभी निपटा ले, शादी के बाद सारा समय थारा को देना होगा, समझा कि नहीं? वह हंसते हुए बोली। कुणाल के चेहरे पर विषाद की छाया पड़ गई। धारा का नाम सुनकर उसके मुंह पर अलग ही रौनक आ जाती थी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाबा कहाँ हैं? आज ऊपर नहीं आए? उसने बात बदलते हुए कहा। नीचे जगदीश से अपनी किताबों की अलमारी सही करवा रहे हैं। इतनी ढेर सारी किताबें हैं, फिर भी और खरीद लाते हैं, और फिर नए सिरे से सबको लगवाएंगे। माँ ने झुंझुलाते हुए कहा। और कोई समय होता तो कुणाल हंसकर माँ को कुछ सलाह देता, लेकिन इस बार वो चुप रहा। तुम अपना काम करो, मैं जा रही हूँ। शुभी आज मार्केट गई है, देखो किचन में क्या हो रहा है। वो उसके काम में विघ्न ना पड़े इसलिए जाने लगी तो कुणाल बोला, माँ एक स्ट्रॉन्ग कॉफी भिजवा दीजिए, पता नहीं क्यों सिर में दर्द हो रहा है। उसने बिना मुड़े हुए कहा। थोड़ा आराम भी कर लिया करो, दिन भर काम काम, सर में दर्द तो हो गई। वो प्यार से उसके माथे पर हाथ फेरने लगी। कुणाल की आंखें नम हो गई। अपने को उसने पत्थर बना रखा था, मन कठोर करके जरूरी कदम उठाए थे। पता था कि उसका परिवार ये सब सहन नहीं कर पाएंगे, लेकिन क्या करता, और कोई विकल्प नहीं था। चल, तब तक कुछ खा ले, मैं अभी कॉफी भिजवाती हूँ, कहकर वो सीढ़ियां उतर गई। उनके जाते ही उसने हाथ का काम छोड़कर गहरी सांस ली। कल से उसका फोन स्विच ऑफ था। हॉस्पिटल में उसने जरूरी निर्देश दे दिए थे और वो किसी से बात नहीं करना चाहता था जिससे उसके इरादे कमजोर ना पड़े। खास तौर से धारा से तो बिल्कुल भी नहीं। वो अभी हॉस्पिटल में रहकर ही अपना काम संभाल रही थी। वो अरिजीत से मिलने भी नहीं गई, लेकिन अरिजीत स्वयं उससे मिलने चला आया। उसने फोन करके धारा को हॉस्पिटल से थोड़ी दूर बुला लिया था। हॉस्पिटल में लगभग सभी लोग उसे जानते थे, इसलिए वो हॉस्पिटल के अंदर नहीं गया। मिलने पर भी वो दोनों कुणाल की ही बातें करते रहे। अरिजीत को ये बात सोचकर ही बहुत बुरा लग रहा था कि कुणाल के परिवार पर इन सब बातों का क्या असर पड़ेगा और डॉक्टर कुणाल सबको कैसे कन्विंस कर पाएंगे। उसने मुग्धा और कबीर से अभी घर में किसी को कुछ भी बताने से मना कर दिया था। वो मॉम बाबा से पहले खुद बात करना चाहता था और सब कुछ खुद बताना चाहता था, लेकिन उसने सोच लिया था कि अपने होते हुए वो धारा के लिए किसी को भी एक शब्द गलत नहीं बोलने देगा। अगर किसी ने कुछ भी उल्टा सीधा कहा तो वो घर छोड़ने में एक पल नहीं लगाएगा। अभी तक वो धारा के लिए कुछ नहीं कर पाया था, लेकिन अगर अब भी वो उसे सम्मान नहीं दिला सका तो फिर सब बेकार है। बाबा को तो उसे मालूम था कि उसके निर्णय से वो खुश ही होंगे, लेकिन मॉम का क्या रुख होगा ये तो बात करने के बाद ही पता चला था। उसकी मॉम धारा से दार्जिलिंग में मिलने गई थी, ये बात अरिजीत को पता नहीं थी और ना ही धारा ने उसे कुछ बताया था। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, धारा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो कुणाल से बात करना चाहती थी, लेकिन कुणाल यूएस से चला गया। उसके यूएस से जाने की बात भी धारा को उसके जाने के बाद पता चली। वो कोलाड से आने के बाद इसी तैयारी में लगा हुआ था। उसका परिवार भी इन दिनों परेशान था। शादी के दिन नजदीक आ रहे थे और कुणाल विदेश में जाकर बैठ गया था। एक हफ्ता बीतते बीतते माँ बाबा ने उसको वापस लौट आने के लिए कहना शुरू कर दिया। धारा ने बहुत बार उसे फोन करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं हो पाई। पता नहीं उसने नंबर बदल लिया था या फिर उससे बात ही नहीं करना चाहता था। लेकिन धारा की सोच के विपरीत एक दिन कुणाल का फोन आ ही गया। कुणाल के लिए धारा से बात करना बहुत मुश्किल मरहला था। वो उसकी आवाज सुनते ही भावुक हो उठा। कैसी हो धारा? मैं ठीक हूँ, आप कहाँ चले गए कुणाल? धारा बोली। वो भी भावुक हो गई थी। कुणाल ने कहा, मैं कहीं नहीं गया हूँ धारा, जब तुम्हें जरूरत हो एक बार फोन करना, मैं फौरन आ जाऊंगा। धारा बोली, लेकिन आप तो बहुत दूर हैं, कब आएंगे? कुणाल बोला। धारा मेरी बात सुनो,
अरिजीत है वहाँ, वो तुम्हारा पूरा ध्यान रखेगा, किसी भी हालत में तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। लेकिन माँ बाबा, आप वापस आ जाइए ना। वो फिर बोली, तुम माँ बाबा और काकू की चिंता मत करो, मैं उन्हें संभाल लूंगा। उन्हें कुछ मत बताना, मैं उनसे बात कर लूंगा। उन्हें बोल दूंगा कि मैं अभी काम की वजह से वापस नहीं आ सकता, इसलिए शादी पोस्टपोन करनी पड़ेगी। तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं सबको कन्विंस कर लूंगा। धारा बोली, आप मेरे लिए इतना कर रहे हैं और मैंने क्या किया? उसने लाख रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी सिसकी निकल ही गई। धारा, तुम अपने मन में कोई गिल्ट मत पालो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। उसका स्वर भी भीग गया। वो भीगे स्वर में बोला, तुम यही सोचो कि अरिजीत का तुम्हारे लिए गहरा प्यार जीत गया। मैं तो यूं ही बीच में आ गया था। तुम दोनों तो वैसे भी एक दूसरे के लिए बने हो। अपनी नई जिंदगी की शुरुआत खुशी के साथ करो। धारा बोले, मुझे आपके लिए बहुत बुरा लग रहा है। मेरे लिए इतना मत सोचो धारा, वो धीमे से बोला। और वैसे भी हो सकता है कि मुझे भी तुम्हारी जैसी कोई लड़की मिल जाए। भाग्य के बारे में क्या कहा जा सकता है? कहकर रोते रोते वो हंस पड़ा। मजाक मत करिए, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया है। वो फिर रो पड़ी। धारा, तुमने कुछ नहीं किया। अगर हमारी शादी हो जाती और हम कभी खुश नहीं रह पाते। तुम खुश रहने की कोशिश करती, लेकिन दिल में एक टीस हमेशा बनी रहती। तुम्हारे दिल में अरिजीत के लिए जो प्यार है उसका क्या? और सोचो, अरिजीत उसका क्या होता? वह तो तुम्हें पहले दिन से चाहता है। उसने भी कितना कुछ झेला है। मैं नहीं चाहता कि मेरा भी अंजाम अरिजीत जैसा होता। वैसे तो कभी नहीं होता। धार ने दर्द स्वर में कहा, इसलिए कह रहा हूँ, खुश रहो खूब। मेरे बारे में ज्यादा मत सोचो। तुम्हारी वजह से जिंदगी की तरफ मेरा नजरिया और भी खूबसूरत हो गया है। मैं तुम्हें हमेशा याद करूंगा और हमेशा तुम्हारी खुशियों के लिए दुआ करूंगा। कभी उदास मत होना धारा, और अपने हक के लिए मजबूती से खड़े रहना। प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है, और तुम्हारा प्यार पाना तो गर्व की बात है। अरिजीत बहुत लकी है कि उसे तुम्हारा प्यार मिला। अपने को कभी इंफीरियर मत महसूस करना। बहुत सौभाग्यशाली है वो लोग जिनके घर तुम जा रही हो। उसकी आवाज भर्रा गई और उसने फोन कर दिया। धारा भी बेआवाज रो रही थी। कुणाल चाहे कितना भी ना कहे, लेकिन उसकी वजह से दिल में एक गहरा जख्म तो खाया ही है उसने। फोन रखकर वो पता नहीं कितनी देर उदास बैठी रही। कुणाल, उसकी माँ, बाबा, काकी, सबके स्नेहमयी चेहरे उसकी आंखों में नाचते रहे। अपने भाई और दादा को कैसे बताएगी वो? हॉस्पिटल में सभी को पता है कि जल्दी ही कुणाल और उसकी शादी होने वाली है। उसने सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ना चाहा था, लेकिन नियति ने एक बार फिर उसे उसी जगह लाकर खड़ा कर दिया। पवित्रा सूर्यवंशी की शक्ल उसके ख्यालों में आ गई, लेकिन अब उसे उनके प्रति कोई भी भावना महसूस नहीं हो रही थी। कुणाल जैसा चाहते हैं वो वैसा ही करेगी। अब किसी के आगे कमजोर नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसने कुछ गलत नहीं किया है। इधर मून पैलेस में पवित्रा जी अपने सामने लॉन की सफाई करवा रही थी, जो सब कुछ उपेक्षित पड़ा था। खाली समय में उसकी देखभाल नौकरों को लगवाकर वो करवा रही थी। रोज समय निकाल कर कभी अरिजीत का कमरा, कभी मुग्धा का कमरा सुव्यवस्थित करवा रही थी। नए सिरे से नए फूलों के पौधे और बहुत सारी चीजें चेंज करवाई थी। मुग्धा के जाने के बाद अकेले समय काटना उनके लिए बहुत भारी हो रहा था। वो सोच रही थी कि जब मुग्धा शादी के बाद कबीर के साथ चली जाएगी तो उनका क्या हाल होगा। वो तो अकेले रह रह कर पागल हो जाएगी। रघुवीर साहब पर अकेले होने की वजह से बहुत सारी जिम्मेदारियां थी, और इसी वजह से वो देर से घर आ पाते थे। बाहर आना जाना बंद ही था। आवश्यक कामों के लिए वो वर्चुअल मीटिंग्स कर लेते थे। मुग्धा जिस दिन घर लौटी तो उसे देखकर दोनों खुश हो गए। लो भाई, घर की रौनक वापस आ गई। रघुवीर साहब ने उसे गले से लगाकर कहा। वो अभी अभी फैक्ट्री से वापस लौट कर आए थे। अरिजीत कैसा है मुग्धा? पवित्रा जी ने बेताबी से पूछा। ठीक है मॉम। रूपाली, पानी लाओ मेरे लिए। सामने से आती रूपाली को देखकर मुग्धा ने कहा। जी, कहकर वो मुड़ी तो नीतू पीछे से विभिन्न स्नैक्स कॉफी से भरी ट्रॉली लेकर चली आ रही थी। मुग्धा उसे देखकर बोली, पहले एक गिलास पानी दे दो नीतू दी।
नीतू ने जल्दी से पानी का गिलास उठाकर मुग्धा को पकड़ा दिया। मैं अभी आया, जरा चेंज कर लूं, कहकर रघुवीर साहब ऊपर अपने बेडरूम की तरफ चले गए। मुग्धा वहीं अपनी मॉम के पास बैठ गई। कोलाड की क्लाइमेट ने तुम पर अच्छा असर डाला है, पवित्रा जी ने उसके चमकते हुए चेहरे की तरफ देखकर कहा। मुग्धा ये सुनकर मुस्कुरा दी। अगर अरिजीत ने मना ना किया होता तो वो अपनी मॉम को अरिजीत और धारा के बारे में बता ही देती, क्योंकि वो बहुत खुश थी उनके एक साथ होने से। कबीर के घर के लोग कैसे हैं? नानी ठीक है उसकी? पवित्रा जी ने पूछा। जी सब लोग अच्छे हैं। नानी ने बहुत सारे महाराष्ट्रियन कुजीन बनाकर खिलाए मुझे। एक ज्वेलरी पीस दिया है, बहुत सुंदर है, दिखाऊंगी आपको। वह बहुत खुश थी। पवित्रा जी को बहुत अजीब लगा। मुग्धा के पास लाखों की ज्वेलरी थी, फिर भी वो एक साधारण सी ज्वेलरी के लिए इतना खुश हो रही थी। मुग्धा भी उनके मनोभाव समझ गई। मैं अपने रूम में जा रही हूँ, थक गई हूँ, थोड़ी देर सो जाऊंगी, वो उठते हुए बोली। कुछ खाया नहीं तुमने? पवित्रा जी ने उसे रोका। फ्लाइट में खा लिया था, कहकर वो रुकी नहीं और अपने बेडरूम की तरफ बढ़ गई। कुणाल से बात करने के बाद उस शाम जब धारा अरिजीत से मिलने आई तो बेहतर उदास थी। वो उसे ऐसे देखकर खुद भी परेशान हो गया। क्या हुआ तुम्हें, क्यों परेशान हो? धारा कुणाल के बारे में बताते हुए वहां पड़ी। अरिजीत भी कुणाल के बारे में सोचकर उदास हो गया। कैसे दोहराए पड़ते वो दोनों। अपनी खुशी चाहते थे लेकिन साथ ही साथ कुणाल के दुख में दुखी भी थे, क्योंकि ना चाहते हुए भी वो उसके दुख का कारण बन बैठे थे। कुणाल ने उनकी खुशी के लिए कितना बड़ा कदम उठाया है, ये बहुत अच्छी तरह महसूस कर रहे थे वो दोनों। अगर उनके वश में होता तो कुणाल को कोई दुख नहीं होने देते। अरिजीत ने सोचा था कि वो और धारा पहले दार्जिलिंग जाकर भानु और डॉक्टर मिदुल से मिलेंगे, फिर अपने शहर जाकर मॉम बाबा से मिलेंगे। लेकिन कुणाल की हालत के बारे में सोचकर वो अपने मिलने की खुशी को ठीक से महसूस भी नहीं कर पा रहे थे। अरिजीत ने धारा को आश्वस्त किया कि वह खुद कुणाल से बात करेगा, वो परेशान ना हो। डॉक्टर मिदुल को भी उनके दोस्त ने कुणाल के अचानक किसी काम से यूएस से जाने के बारे में बता दिया था। उन्हें इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं लगी, क्योंकि कुणाल अक्सर यूएस से जाता रहता था और वैसे भी अभी शादी में काफी दिन थे। वो लोग अपनी तैयारी में जुटे हुए थे। अरिजीत ने जो काम शुरू किया था वो उसे अधूरा छोड़कर नहीं जाना चाहता था। मुकुंद और मोनू के अच्छे जीवन का इंतजाम उसे करना ही था। उनकी आय के जीवन निर्वाह का भी प्रबंध करना था। मुकुंद और मोनू की मां की तबीयत अब काफी हद तक ठीक हो गई थी। उनको दवा का पूरा कोर्स करना था। हॉस्पिटल में अच्छी देखभाल और पोषण युक्त खाने पीने से उनकी सेहत पर बहुत अच्छा असर पड़ा था। कबीर की नानी के स्कूल में अभी कोई जगह खाली नहीं थी, इसीलिए वो उनके लिए एक सही नौकरी तलाश रहा था, जिससे वो उसके जाने के बाद फिर उसी गंदगी में रहने को मजबूर ना हो जाए। धारा भी हॉस्पिटल को यूं ही छोड़ना नहीं चाहती थी। कुणाल यहाँ होता तो वो चाहे जो निर्णय लेता, लेकिन उसके पीछे वो अपना काम छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। रात में अरिजीत जब डिनर करके उठा तभी रघुवीर साहब का फोन आने लगा। अरिजीत फोन उठाकर बाहर निकल आया। उसकी अपने बाबा से लंबी बात चलनी थी। रघुवीर साहब से बात करते हुए उसने उन्हें सब बता दिया। रघुवीर साहब बोले, अरिजीत, तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं कि तुम धारा को पसंद करते हो? तुम्हें क्या अपने बाबा पर भरोसा नहीं था? वो गंभीर हो गए। अरिजीत बोला, बाबा, मॉम की हालत देखी थी आपने? वो तो धारा का नाम तक नहीं सुनना चाहती थी। धारा पढ़ना चाहती थी और मैं बस उसकी मदद करना चाहता था। मैं तो उनके कहने से सब कुछ करने को तैयार था। आपके सामने ही तो वो इंसिडेंट हुई थी जब मॉम बिल्कुल बेकाबू हो गई थी। हाँ बेटा, याद है मुझे। वो तो तुमने संभाल लिया था, वरना पता नहीं क्या होता। रिया से मैं शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन मॉम ने इतना विवश कर दिया और मैं भी उनके प्रेशर में आ गया। लेकिन बाबा, अब अपनी लाइफ के डिसीजन मैं खुद लेना चाहता हूँ। आप मेरे साथ हैं ना बाबा? अरिजीत ने कहा तो रघुवीर साहब भावुक होकर बोले, हाँ बेटा बिल्कुल, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा।
रघुवीर साहब को सबसे पहले तो इस बात की खुशी हुई थी कि अरिजीत अपने निर्णय के बारे में बहुत ही कॉन्फिडेंटली बात कर रहा था। कितने दिनों बाद उसने अपने लिए कुछ बात कही थी। अभी तक तो वो जिंदगी से हार चुके इंसान की तरह बात करता था, जिसका अपने जीवन में कुछ भी करने से मन उब चुका हो। धारा की मिलने की बात सुनकर वो बहुत ही खुश हुए। उन्हें अरिजीत के लिए बहुत अच्छा लग रहा था। आगे के लिए क्या सोचा है बेटा? यहाँ आ जाओ, धूमधाम से तुम्हारी शादी करवाऊंगा। बहुत दिनों बाद तुम्हारी खुशी से भरपूर आवाज सुन रहा हूँ। अरिजीत बोला, बाबा जल्दी ही आऊंगा, मैं थोड़ा सा काम रह गया है, उसे निपटा कर जल्दी ही आऊंगा। रघुवीर साहब बोले, धारा का बहुत ध्यान रखना बेटा, वो वाकई बहुत अच्छी लड़की है। जी बाबा। अरिजीत को अपने बाबा से बात करके बहुत हल्का महसूस हो रहा था। बहुत दिनों से धारा के लिए अपनी भावनाएं दबाए बैठा हुआ था। आज अपने बाबा से बात करके उसके मन का तनाव बहुत हद तक खत्म हो गया। अब उसे अपनी मॉम को सब कुछ बताना था। कुछ बातों का उसने अपने मन में निश्चय किया था और वो उससे दिल भर भी हिलना नहीं चाहता था। और कुणाल से भी तो बात करनी थी। जब तक कुणाल संभल नहीं जाता तब तक धारा जैसी संवेदनशील लड़की हाँ करके भी खुश नहीं रह सकती। कुणाल को वापस लौटकर आना ही होगा। उसने धारा के बारे में बहुत कुछ सोचा था। उसे बहुत कुछ करना था। बहुत मुश्किल से धारा उसकी जिंदगी में वापस आ पाई थी। अब उसे तिनका भी चुभे ये वो सह नहीं सकेगा। धीरे धीरे दूसरा हफ्ता भी निकलने लगा। अब कुणाल के परिवार की बेचैनी बढ़ने लगी। कुणाल से बात तो हो रही थी, लेकिन बहुत ही कम। वो हमेशा व्यस्त होने की बात कहकर उन लोगों के हालचाल पूछकर फोन काट देता था। कब आएगा इस बात का उसके पास कोई जवाब नहीं था। काम खत्म होते ही चला आऊंगा, आप लोग परेशान मत होइए। लेकिन खोका, शादी में ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं, धारा क्या सोचेगी? और डॉक्टर मृदुल को हम क्या जवाब दें? ऐसा कौन सा काम लग गया तुम्हें जो अपनी शादी छोड़कर विदेश में जाकर बैठ गए हो? उसके विकास का वो परेशान होकर उससे बात कर रहे थे। आज उन्होंने उससे निर्णयात्मक बातचीत करने का फैसला किया था और उसके आने के बारे में ठीक ठीक जानने के लिए बात की थी। अरे काकू, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? अब अपना इतना महत्वपूर्ण काम बीच में छोड़कर तो मैं नहीं आ सकता, वो अतिरिक्त स्वर में बोला। तो काकू छल्ला कर बोले, कैसी बातें कर रहे हो? शादी की तिथि 3 महीने पहले निकली थी। इतना ही इम्पोर्टेंट काम था तो तभी बताना चाहिए था। वो भी नाराज हो गए। तो अब तो बता रहा हूँ काकू, सच बताऊं तो मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी जल्दी आ पाऊंगा। आप माँ बाबा से बात करके शादी पोस्टपोन कर दीजिए। मैं जब आऊंगा तब नई तिथि निकलवा लेंगे। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? मजाक है क्या? कुणाल, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? वो उत्तेजित होकर बोली, धारा का परिवार है, डॉक्टर मृदुल से क्या कहूंगा मैं? अच्छा है तुमने ये बात मुझसे कही। अगर दादा या भाभी से कहा होता तो वो तुम्हारा हाल खराब कर देते। काको प्लीज, मुझे समझने की कोशिश करिए, मैं अभी नहीं आ सकता। वो विवश होकर बोला। अपने पर काबू कर पाना मुश्किल हो रहा था उसके लिए। काकू बोले, तुम भी समझने की कोशिश करो। सब चीजें हंसी खेल नहीं होती। दो परिवार जुड़े हुए हैं, ऐसे कैसे अकेले निर्णय ले सकते हो तुम? मैं भी नहीं आ रहा हूं ये तो निश्चित है। धारा चाहे तो ये शादी तोड़ सकती है। मेरी तरफ से वो बिल्कुल आजाद है। वो अपने होठों को कुचलता हुआ बोला। कुणाल, क्या हो गया है तुम्हें? तुम ऐसी बातें कैसे कह सकते हो? वो आहत भरे स्वर में बोली। काकू, मुझे एक अर्जेंट काम है, जाना पड़ेगा। आपसे बाद में बात करता हूँ, कहकर उसने फोन काटना चाहा। रुको, फोन काटने से पहले मेरी एक बात सुन लो। मैं तुमसे आइंदा कोई बात नहीं करना चाहता। मुझे आज के बाद फोन मत करना। जो तुम्हारे दिल में आए वो करो, लेकिन इतना याद रखना कि तुम एक ऐसी लड़की का दिल दुखा रहे हो जिसने पहले ही बहुत दुख झेल रखे हैं। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। कहते हुए उनकी आवाज डूब सी गई और उन्होंने फोन काट दिया। कुणाल ने फोन अपनी टेबल पर रखा और आंखों में आए आंसू पोंछ लिए। उसे ये सब तो सहना ही पड़ेगा। धारा की इमेज खराब ना हो, इसके लिए उसने अपने को विलेन बना लिया था। इधर हॉस्पिटल में धारा कुछ फाइल्स चेक कर रही थी।
हॉस्पिटल का काम सुचारू रूप से चल रहा था, लेकिन कुणाल के ना होने से कुछ चीजें पेंडिंग पड़ी हुई थी। बीच बीच में डॉक्टर विकास और कुणाल के बाबा भी वहां का चक्कर लगा लेते थे। वो लोग धारा का सामना करने में असहज महसूस करते थे। कुणाल की शादी की तिथि को आगे बढ़ा देने को लेकर पैदा हुए अपराध बोध की वजह से उन्हें धारा के सामने शर्मिंदगी महसूस होती थी। धारा को भी बहुत ग्लानि अनुभव होती थी। कई बार उसका मन करता था कि उन्हें सारी सच्चाई बता दे, लेकिन कुणाल ने उससे कहा था कि वह खुद उन लोगों से बात करेगा और जो कहना होगा वो कहेगा। आज धारा और अर्जित मिले तो थोड़ी देर बाद ही कुणाल की बातें शुरू हो गई। धारा उसे बताने लगी कि उसे कितना बुरा महसूस होता है जब कुणाल के बाबा की आंखों में शर्मिंदगी देखती है। धारा, ऐसे क्यों सोचती हो? तुम्हारी क्या गलती है? अरिजीत ने उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा। पता नहीं, लेकिन कुणाल के लिए बहुत बुरा लगता है। बहुत एम्बेरेस्ड फील करती हूँ, वो भीगी आवाज में बोली। धारा, ऐसे कैसे काम चलेगा? तुम अगर हमारा मिलना गलत समझती हो तो मैं, कहते हुए उसका स्वर लड़खड़ा गया, मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता। तुम चाहो तो अभी भी अपना फैसला बदल सकती हो, कहकर उसने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। धारा बेआवाज रो पड़ी। अरिजीत घबरा कर बोला, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? धारा, प्लीज मत करो। वो पास चल आया। इस तरह तो हम कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। हमारी हालत तो देखो। इतने दिनों से हम अपने मिलने के लिए तरस रहे थे और अब हमें एक दूसरे का साथ भी गलत लग रहा है। धारा बोली, ऐसी बात नहीं है अरिजीत। मुझे अपना साथ होना गलत नहीं लग रहा है। बस कुणाल के बारे में सोचकर बुरा लग रहा है कि उन्होंने मेरे लिए इतना किया और आखिर में मैंने क्या किया? उन्हें अकेला छोड़ दिया। धारा, देखो, ये बात तो कुणाल भी जानता था कि तुम उससे प्यार नहीं करती थी। तुमने उसे सब कुछ बता दिया था। हाँ, बुरा तो लग रहा है, लेकिन अगर शादी के बाद और बुरा लगता तो? कौन सा पति ये चाहेगा कि उसकी पत्नी के दिल में किसी और के लिए भावनाएं हो? कहना आसान है, लेकिन शादी के बाद हर लड़का या लड़की उसके प्रति समर्पित हमसफर चाहता है। तुम परेशान मत हो, मैं कुणाल से बात करूंगा। इस तरह किसी को धोखा देना अच्छी बात नहीं है। हम लोग खुद सबको सच बता देंगे। हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जो छुपाना पड़े। धारा के फोन पर कॉल आ रही थी। डॉक्टर मृदुल की कॉल थी। उठा लो कॉल, बात करो उनसे। हम दोनों उनसे एक साथ बात करेंगे। अरिजीत ने उसे सहारा देते हुए कहा। धारा ने फोन कान से लगाया और उधर की बात सुनकर कुछ हैरान हुई। जी, मैं आ रही हूँ, यही पास में हूँ, धारा ने कहा तो अरिजीत ने आंखों के इशारे से क्या हुआ पूछा तो धारा बोली, दादा हॉस्पिटल आए हुए हैं, मैं भी जा रही हूँ, आपको फोन करके बता दूंगी जो भी बात होगी। वो जल्दी से अपना सामान उठाने लगी। मैं उनसे सच्चाई छुपाना नहीं चाहती। आज उनको सब कुछ बता दूंगी। बिना बात कुणाल को सब लोग बुरा समझ रहे हैं। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। डॉक्टर मृदुल से दोनों साथ में बात करेंगे, कहकर अरिजीत भी उठ खड़ा हुआ। धारा बोली, आप अभी रहने दो। धारा के चेहरे पर तनाव था। पहले मैं उन्हें बता दूं, फिर आपसे भी बात करवा दूंगी, कहकर वो तेज कदमों से हॉस्पिटल की तरफ मुड़ गई। धारा, घबराना मत, उसने पीछे से पुकार कर कहा। धारा ने एक बार मुड़कर उसकी तरफ देखा और सहमति में सिर हिलाया, फिर बिना बोले हॉस्पिटल की बिल्डिंग की ओर बढ़ गई। डॉक्टर मृदुल को भी कुणाल की ऐन वक्त पर विदेश जाकर बैठ जाने वाली हरकत अच्छी नहीं लगी थी। ये क्या बात हुई कि शादी की डेट आगे बढ़ा दी जाए? ऐसा क्या काम था कुणाल को जो वो वापस नहीं आ सकता था? पहले तो शादी करने की जल्दी हो रही थी और अब विदेश जाकर बैठ गया है। ये नहीं सोचा कि धारा पर क्या बीतेगी। वो गोस्वामी दादा को भानु का ख्याल रखने को कहकर जरूरी काम का बहाना बनाकर मुंबई चले आए। डॉक्टर विकास तो उन्हें देखकर बहुत परेशान हो गए। डॉक्टर मृदुल ने उन लोगों से बात की, लेकिन उन्हें भी कुछ पता नहीं था। सारा परिवार ही कुणाल के फैसले से बहुत बुरा महसूस कर रहा था। कुणाल ने सबसे यही कहा था कि उसका काम बहुत महत्वपूर्ण है और वह उसे बीच में छोड़कर नहीं आ सकता। मुंबई से डॉक्टर मृदुल और कुणाल के काकू कोलार चले आए थे। वो तो यही सोच रहे थे कि बेचारी धारा पर क्या गुजर रही होगी। धारा घबराई हुई जब उनके सामने पहुंची तो दोनों दोस्त साथ में बैठकर कॉफी पी रहे थे।
धारा ने दोनों के चेहरे देखते ही भांप लिया कि वो दोनों अपनी उदासी हंसी के आवरण में छिपा रहे हैं। वो वहीं पड़ी चेयर पर बैठ गई। डॉक्टर विकास अपनी कॉफी खत्म करते ही उठ खड़े हुए। अभी आता हूँ मैं, जरा डॉक्टर दयानंद से मिलाऊं। वो व्यस्तता दिखाते हुए बिना कुछ कहने का मौका दिए बाहर निकल गए। डॉक्टर मिदुल समझ गए कि वो धारा और उन्हें बात करने का मौका देना चाहते हैं। आओ बेटा, यहाँ मेरे पास बैठो। और उन्होंने धारा को अपने पास सोफे पर बैठने को कहा। धारा बोली, दादा आप आ रहे थे तो भानु को भी ले आते, कहकर धारा उनके पास आकर बैठ गई। डॉक्टर मिदुल बोले, अरे कहाँ, भानु आजकल अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस हो गया है। एक दिन भी स्कूल मिस नहीं करना चाहता। थोड़ी बहुत तबीयत खराब भी होती है तो रुकता नहीं है, कहकर वो मुस्कुराए फिर गंभीर हो गए। बेटा, कॉफी मंगाऊं तुम्हारे लिए? डॉक्टर मितुल ने उसके चेहरे पर नजर डालते हुए कहा। अभी रहने दीजिए, मैंने थोड़ी देर पहले ही पी थी। आप लोग अचानक कैसे? वो झिझकते हुए बोली, मैं अपने किसी काम से मुंबई आया था। घर गया तो विकास ने कोलाड आने की बात कही, बस फिर इसे भी अपने साथ ही खींच लाया, कहकर डॉक्टर मितुल हंस पड़े। तुम ठीक तो हो ना बेटी? वो उसकी तरफ देखकर बोले तो धारा बोली, हाँ दादा मैं ठीक हूँ। धारा अभी बोल ही रही थी कि उसके फोन की घंटी बजने लगी। किसका फोन आ गया? डॉक्टर मिदुल ने पूछा तो उसने स्क्रीन उनकी तरफ घुमा दी, जिस पर कुणाल का नाम चमक रहा था। तुम बात कर लो बेटी, मैं विकास के पास जा रहा हूँ, बाद में बात करते हैं। धारा ने कॉल पिक करके फोन अपने कान से लगाया और डोर बंद कर लिया। हेलो धारा, मुझे घर से पता चला कि काकू कोलाड आए हुए। वो व्यग्रता से बोला तो धारा ने कहा, जी आपको बात करनी थी क्या? वो अभी बाहर निकले हैं, अभी बुलाती हूँ। कुणाल उसे रोकते हुए बोला, धारा रुको जरा, मैं उनसे भी बात कर लूंगा, लेकिन पहले तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। काकू और डॉक्टर मिदुल चाहे कितना भी पूछें, उनको अभी अपने और अरिजीत के बारे में कुछ मत बताना। धारा ने हैरानी से पूछा, लेकिन क्यों, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? उन्हें बताऊंगी नहीं तो वो आपको ही दोषी समझते रहेंगे। कुणाल उसे समझाते हुए बोला, धारा तुम समझ नहीं रही हो, अभी सब लोग वैसे ही परेशान हैं और तुम उन्हें कोई और सच्चाई बताओगी तो वो ठीक से समझ नहीं सकेंगे। मैं उन्हें ठीक समय पर स्वयं बता दूंगा। धारा चिंतित होकर बोली, लेकिन वो ठीक समय कब आएगा? आप तो वहां इतनी दूर बैठे हैं। आपने उनका चेहरा नहीं देखा। आपके बाबा बेचारे खुद को कसूरवार मानते हैं, मुझसे नजरें तक नहीं मिलाते। काको कैसे चुप हो जाते हैं? आखिर आप कब बताओगे सबको? बता दूंगा धारा, वो थके हुए स्वर में बोला। अरिजीत का भी फोन आया था, वो बता रहा था कि तुम भी बहुत परेशान हो। वह मुझसे वापस लौट आने का आग्रह कर रहा था, लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं अभी नहीं लौट सकता। ऐसी क्या मजबूरी है आपकी? घर वालों के बारे में जानते हुए भी आप लौटना नहीं चाहते? वह किंचित चिढ़कर बोली तो वह भी गुस्से में आ गया। मैं हमारी शादी की डेट निकल जाने तक नहीं आ सकता। अगर मैं डेट से पहले मुंबई आ गया तो माँ बाबा मुझे मजबूर कर देंगे शादी करने के लिए। फिर वो शादी चाहे उन्हें घर में ही करनी पड़े। वो वैसे ही मुझसे बहुत नाराज है कि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है। काकू ने तो मुझसे बात करनी भी बंद कर दी है। धारा बोली, इसीलिए तो कह रही हूँ कि सबको सच्ची बात बता देते हैं। अरिजीत भी यही चाहते हैं। ख्वामख्वाह आपको बुरा बनने की कोई जरूरत नहीं है। कुणाल बोला, धारा तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? मैं जब बोल रहा हूँ कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, फिर क्यों परेशान हो रही हूँ? आपकी कोई गलती ना होते हुए भी मैं आपको गलत बनता नहीं देख सकती। वो गुस्से में बोली, थोड़े दिन की बात है धारा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो अब मैं फोन रखता हूँ। काकू पूछे तो यही बताना कि मैं अभी नहीं आ सकता और तुम अपना ध्यान रखना। धारा बोली, आप भी अपना खूब ध्यान रखिएगा। उसने गहरी सांस लेकर फोन काट दिया। वह बाहर निकली तो उसने दूर से देखा कि डॉक्टर मिदुल और विकास काकू कॉरिडोर में खड़े होकर बातें कर रहे थे। उनके चेहरों पर फैली परेशानी ने धारा को और उदास कर दिया। इधर अरिजीत बहुत देर से बैठा कुछ सोच रहा था। धारा के चले जाने के बाद वो भी वापस घर चला आया। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि सब लोग शादी टूटने का दोषी कुणाल को समझे। जो सच्ची बात है वो सबको पता चलनी ही चाहिए।
वो लोग कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जिसे दुनिया से छिपाना पड़े, और अगर छिपाना ही पड़ रहा है तो फिर तो जरूर उनके मन में अपने संबंध को लेकर ग्लानि और शर्मिंदगी की भावना है। हाँ, ये जरूर है कि कुणाल को दुख पहुंचने का उसे बहुत अफसोस है, लेकिन किसी न किसी को तो दुख पहुंचना ही था। रात भर वो सोच विचार कर करवटें बदलता रहा। अगर केवल उसकी बात होती तो वो सोच विचार में ज्यादा समय नहीं लगाता, लेकिन धारा भी जुड़ी हुई थी, इसलिए वो एकदम से फैसला नहीं ले पा रहा था। अब ये ऊहापोह और नहीं, सुबह होते होते ही उसने फैसला कर लिया। अभी सुबह के 4 बजे थे। वो दिन निकलने का इंतजार करने लगा। धारा भी आज चुप चुप सी थी। डॉक्टर मिडिल तो यही समझ रहे थे कि वो कुणाल की वजह से हर्ट है, इसलिए उन्होंने उसे कुरेदना उचित नहीं समझा। वो डॉक्टर विकास के साथ हॉस्पिटल की तमाम व्यवस्थाएं चेक करते रहे। धारा के पास कुणाल का फोन आया था। ये तो उन्होंने उसके काकू को बता दिया, लेकिन वो धारा से ये पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाए कि उन दोनों में क्या बात हुई थी। हेलो सर। उन दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो उनके सामने एक आकर्षक युवक खड़ा हुआ था। डॉक्टर विकास भी उसे ध्यान से देखने लगे। पहचाना नहीं सर, कहकर वो मुस्कुरा दिया। तुम अरिजीत हो? ओ माय गॉड, तुम यहाँ कैसे? तुम तो वापस चले गए थे। डॉक्टर मिथुन को उसे देखकर सुखद आश्चर्य हुआ। कैसे हो तुम? इंजरीज ठीक हो गई? काफी बुरा एक्सीडेंट हुआ था तुम्हारा। अरिजीत मुस्कुरा कर बोला। जी बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर मिथुन बोले। मीट माय फ्रेंड विकास, और ये अरिजीत सूर्यवंशी है। पहले मैं जहाँ काम करता था वहां से। उन्होंने डॉक्टर विकास से उसका परिचय करवाया। अरिजीत ने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। डॉक्टर मिथुन ने पूछा, यहाँ कैसे? सर, आपसे कुछ बात करनी थी, उसने विनम्रता से कहा। उन्होंने उसके चेहरे की तरफ देखा और बोले, ओह आओ अंदर बैठते हैं। उन्होंने अंदर कुणाल के कैबिन की तरफ इशारा किया। डॉक्टर विकास बोले, आप लोग बात कर लो, मैं जरा स्टाफ से गपशप करके आता हूँ। डॉक्टर विकास ने सोचा कि उन्हें पता नहीं क्या बात करनी होगी। आप भी आ जाइए प्लीज, मुझे आप दोनों से ही बात करनी है, अरिजीत ने आग्रह किया। डॉक्टर विकास ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। अचानक उन्हें अपना दिल डूबता सा महसूस होने लगा। अरिजीत सूर्यवंशी के बारे में उन्हें ज्यादा कुछ नहीं पता था, फिर भी उनको कुछ अलग सा अनुभव हो रहा था। डॉक्टर मिजुल के पीछे चलते हुए वो दोनों कुणाल के कैबिन में पहुंचे। कॉफी तो पी लोगे? सबके बैठ जाने के बाद उन्होंने अरिजीत से पूछा। सर, पहले मैं जो कहने आया हूँ वो सुन लीजिए, अभी कॉफी रहने दीजिए। वो भी कुछ उलझा हुआ था। डॉक्टर मितुल ने उत्सुकता से अपनी नजरें अरिजीत के चेहरे पर टिका दी तो अरिजीत बोला, कहाँ से शुरू करूं समझ नहीं आ रहा। फिर उसने गहरी सांस ली और बोला, बहुत कुछ तो आप जानते ही हैं। धारा के लिए मेरी फीलिंग्स आपको पता ही है। डॉक्टर विकास धारा के नाम से हैरान हो गए। अरिजीत उन्हें बता रहा था, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं फिर कभी धारा से मिल पाऊंगा। मैं तो अपनी ही उलझनों में उलझा था, इतना परेशान था कि अपनी जिंदगी खत्म करने के बारे तक मैं सोचने लगा था कि धारा से फिर मिलवा दिया नियति ने। वो धीरे धीरे उन्हें सब कुछ बताता चला गया। एक्सीडेंट के बाद क्या हुआ, कुणाल का उसे धारा से मिलवाना और उन दोनों को एक करने के लिए अपनी शादी छोड़कर झूठे काम का बहाना बनाकर विदेश चले जाना, सब बता दिया उसने। कुणाल की ही वजह से मैं और धारा दोबारा मिल सके हैं। कुणाल ने धारा से यही कहा था कि वो काम का बहाना बनाकर शादी तोड़ देंगे। उसकी तरफ से शादी टूटने पर धारा को कोई दोष नहीं दे पाएगा। डॉक्टर विकास ये सब सुनकर हैरान रह गए। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम लोग राजी कैसे हो गए इस बात पर? तुम्हें पता भी है कि कुणाल धारा को कितना चाहता है? वह क्रोधित हो उठे। कितनी मुश्किल से हमने उसे शादी के लिए तैयार किया था। वो तो शादी करना ही नहीं चाहता था। हमने जिद की, उस पर प्रेशर डाला, और धारा, उसने हम लोगों को कुछ बताना भी ठीक नहीं समझा। ठीक है कि कुणाल ने नहीं बताया, लेकिन उसे तो हमें बताना चाहिए था। गुस्से में उनकी आवाज तेज हो गई। डॉक्टर मिदुल बोले, विकास, संभालो अपने आप को। डॉक्टर मिदुल ने उठकर उन्हें सामने पड़ा पानी का गिलास पकड़ा दिया।
डॉक्टर विकास गुस्से में बोले, क्या संभालूं मैं? मैंने तो उसको कितना भला बुरा कहा, यहाँ तक कि उससे बात करनी भी बंद कर दी। वो अभी भी गुस्सा थे। सर, इसीलिए कुणाल सर ने हमें बताने को मना किया था। वो नहीं चाहती थी कि आप लोग धारा को गलत समझे। धारा ने गलत तो किया है, वो ऐसा कैसे कर सकती है? मेरा कुणाल कितनी केयर करता है उसकी। वो तेज में आकर बोली। अरिजीत ने कुछ बोलने की कोशिश की, फिर असहाय भाव से सिर हिलाकर चुप हो गया। विकास, यार उसकी बात तो सुन लो। डॉक्टर मृदुल भी हैरान तो हुए थे कुणाल के बारे में जानकर। वह खुद कुणाल के बारे में ऐसा ही कुछ सोच रहे थे। धारा को यहाँ बुलाओ, मैं जानना चाहता हूँ कि उसके मन में क्या है। भैया, कोई हंसी खेल नहीं है? दादा और भाभी को क्या बताऊंगा मैं? अरिजीत उनको शांत करते हुए बोला। प्लीज सर, धारा की इसमें कोई गलती नहीं है। वो तो मुझसे मिलना भी नहीं चाहती थी। वो शांत होने के बजाय और गुस्से में आ गए। तो फिर क्यों किया ये सब? मेरे भतीजे को कितना बड़ा धक्का लगा होगा। हम तो इतने दिनों से कुणाल को ही बुरा भला कह रहे थे। कहते हुए उनकी आवाज लड़खड़ा गई। विकास, संभालो अपने आप को। उसकी बात तो सुन लो। वह अपने दोस्त को शांत करने के लिए बोले तो डॉक्टर विकास बोले, आप लोगों ने अच्छा नहीं किया। कुणाल तो वैसे भी हमेशा दोस्तों के बारे में ही सोचता रहता है, लेकिन धारा को उसके साथ ऐसा नहीं करना था। मृदुल, तुम्हें भी पता था सारी बातों का? उन्होंने डॉक्टर मृदुल की तरफ देखा। वो चाहकर भी अपने गुस्से को रोक नहीं पा रहे थे। कुणाल उन्हें बहुत प्यारा था। इस समय उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी, ये सोचकर ही उन्हें बहुत बुरा लग रहा था। विकास, तुम ये सोच रहे हो कि मुझे सब पता था और मैं खामोश रहा? क्या मैं तुम्हें ऐसा लगता हूँ? डॉक्टर मृदुल आहत होकर बोले। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि किस पर भरोसा करूं और किस पर नहीं करूं। वो तिरकते स्वर में बोले। मैं मुंबई निकल रहा हूं, अगर तुम आना चाहो तो आ जाना, लेकिन धारा से यह जरूर पूछना कि जब यही सब करना था तो कुणाल को क्यों इन्वॉल्व किया इन सब चीजों में। कहकर वो गुस्से में उठे और बाहर निकलने लगे। अरे विकास, इतना गुस्सा मत करो, रुको, ठंडे दिमाग से सोचो। कुणाल तो इन लोगों को कुछ कहने को मना ही कर रहा था, ये तो अरिजीत। डॉक्टर विकास उनकी बात बीच में काट कर बोले। क्या अरिजीत? मेरे, तुम्हें पता है ना कि मेरा कोई बच्चा नहीं है। हमारे परिवार में कुणाल ही एकमात्र बच्चा है। हम लोग कुणाल से कितना प्यार करते हैं। शुभी की तो जान बसती है उसमें। भाभी पर क्या गुस्सेगी जब वो ये सब सुनेंगी। गुस्से में कहकर वो डोर खोलकर बाहर निकल गए। अरिजीत तो बिल्कुल चुप होकर ही रह गया। उसने सोचा नहीं था कि सच्चाई जानकर कुणाल के काकू ऐसे रिएक्ट करेंगे। डॉक्टर मितुल भी हैरान थे। इतने सालों से वो लोग साथ थे, कभी इस तरह उन लोगों के बीच अविश्वास की स्थिति नहीं आई थी। हाँ, ये सच था कि कुणाल विकास को अपने बेटे की तरह प्यारा था, लेकिन वो डॉक्टर मितुल पर भी आरोप लगा रहे थे। कुछ सुनने को ही तैयार नहीं थे। ये क्या किया तुमने? पहले मुझसे ही बात कर लेती। विकास के सामने ये सब कहने की क्या जरूरत थी? सब बिगाड़ दिया तुमने। कम से कम 40 सालों से हम दोस्त हैं। कभी वो मुझसे ऐसे नाराज नहीं हुआ। भरोसा ही नहीं कर रहा है मेरी बात पर। डॉक्टर मृदुल दुखी होकर बोले। अरिजीत 2 मिनट चुप बैठा रहा, फिर बोला, देखिए सर, वो नाराज हो तो हो जाए, मैं किसी से भी कुछ नहीं छुपाऊंगा। जो सच है वो सच है। मैंने कोई क्राइम नहीं किया है जो मैं सबसे छुपाता फिरूं। मैं तो धारा और कुणाल के बीच से कब का हट गया था। कुणाल धारा को मेरे पास लेकर आया था। धारा मेरे लिए क्या है ये आप भी जानते हैं। उसके अच्छे के लिए मुझे जो भी करना पड़ा मैं करूंगा। वैसे भी मैं बिना बात कुणाल को उस बात के लिए नहीं सुनने दूंगा जिसमें उसकी कोई गलती नहीं है। वो दृढ़ता से कहकर उठ खड़ा हुआ। लेकिन तुमने देखा ना, तुम्हारी बातों से कुणाल के काकू किस कदर हर्ट हुए हैं। तुम्हें उनके सामने वो सब कुछ नहीं कहना चाहिए था। वो हताश होकर बोले। कैबिन का डोर खुला और धारा अंदर आ गई। अरिजीत को दादा के साथ बैठे देखकर हैरत उसकी आंखों में उतर आई। अरिजीत धारा को देखकर दर्द स्वर में बोला, मैंने डॉक्टर मितुल को सब कुछ बता दिया है। मैं झूठ नहीं बोलना चाहता। हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया है जिसके लिए झूठ बोलना पड़े। धारा ने अरिजीत की तरफ देखा। उसे लगा जैसे उसके सिर से कोई बोझ सा उतर गया।
हालांकि कुणाल बार बार यही कह रहा था कि वो लोग अभी किसी को कुछ नहीं बताए, लेकिन जब वो कुणाल के पापा और काकू के झुके हुए सर देखती थी तो उसे बहुत बुरा लगता था। धारा बोली, दादा, मैं पहले ही आपको बताना चाहती थी, लेकिन कुणाल बार बार मना कर रहे थे। उनकी कोई गलती ना होते हुए भी हर कोई उन्हें ही सुना रहा था। अरिजीत ने बिल्कुल ठीक किया। आप काकू से कहिए कि वो कुणाल से कह दें कि वो वापस लौट आए। डॉक्टर मिदुल कभी धारा की तरफ देख रहे थे और कभी अरिजीत की तरफ। फिर डॉक्टर विकास का ध्यान आते ही वो दोनों से उन्हें देखने का बोलकर बाहर निकल आए। आगे क्या होगा? क्या कुणाल वापस आ जाएगा? कुणाल की फैमिली को मनाने के लिए अब अरिजीत क्या करेगा? क्या पवित्रा जी धारा को खुले मन से अपना पाएंगी? कुणाल अपने घर वालों की नाराजगी कैसे दूर करेगा? अरिजीत धारा के लिए क्या क्या करने वाला है? देखिए इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।